चलिए 22वां राष्ट्रमंडल कलर कौन सा आएगा इसमें? 22वां राष्ट्रमंडल पीछे क्लियर है, मतलब फॉन्ट वगैरह ठीक है, दिख रहा है? अरे लिखिए मत इतना मत लिखिए, है तो छोटे छोटे जो बताऊंगा उसको वो करना, अभी सिर्फ समझिए इसको, है ना। 22वां राष्ट्रमंडल, सबसे पहला चीज़ क्या है? राष्ट्रमंडल क्या होता है? पहले तो ये समझना ना, क्या होता है राष्ट्रमंडल? कॉमनवेल्थ नहीं, अरे इंग्लिश में नहीं बता देना है मतलब क्या, वो राष्ट्रमंडल कहाँ किन को जाता है? देखिए ऐसे राष्ट्र जो पूर्व में कभी ना कभी क्या रहे हैं, अंग्रेजों के क्या उपनिवेश रहे हैं, है ना, अंग्रेजों के क्या रहे हैं, उपनिवेश, ठीक है। उनका क्या है, एक समूह बना, उसको आप क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल, ठीक, उसको आप क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल। और उन्हीं के लिए फिर आप क्या यूज करते हैं? राष्ट्रमंडल खेल। और फिर अभी लोग ग्रुप बना इनका, अभी तक इसमें कितने देश हैं? 54, है ना। इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि मान के चलिए कि इंडिया अगर रहा है ना, कॉलोनियल टाइम अपना कॉलोनी रहा है ब्रिटिश की, तो जरूरी नहीं कि वो उसमें रहे ही, ऐसी बाउंडेशन नहीं, चाहे तो आप बाहर भी कर सकता है। एक टाइम ऐसा आ गया था कि इंडिया कॉमनवेल्थ से बाहर हो जाने के बारे में सोची थी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल से समझ में आ गया कि ऐसे राष्ट्रों का समूह जो कभी ना कभी क्या है, पूर्व में अंग्रेजों के गुलाम रहे या उनके उपनिवेश रहे, उनको आप क्या बोलते हैं? और वैसे देशों का समूह क्या कहलाता है? राष्ट्रमंडल देश, ठीक। अब अपन कौन सा देख रहे हैं क्रम में? गेम देख रहे हैं। 22वां राष्ट्रमंडल खेल, सबसे पहला चीज आयोजन, कब से कब तक? 28 जुलाई से 8 अगस्त, 28 जुलाई से 8 अगस्त। ये इंपॉर्टेंट नेशनल करंट के लिए ज़्यादा हो जाता है ना, जैसे एसएससी है, रेलवे है, और भी जैसे सिंगल स्टेज एग्जाम्स हैं, उनके लिए क्या है, ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब से कब तक आयोजन किया गया, ठीक है। क्रम में कौन सा था? 22वां, है ना। अब देखिए खेल है, ये क्या होगा? हर 4 साल में, हर 4 साल में इसका आयोजन होता है। जैसे कि वर्ल्ड कप अपन कराते हैं ना, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जैसा 50-50 वाला, तो हर 4-4 साल में होता है। तो वैसे राष्ट्रमंडल खेल भी कब होता है आयोजित? 4 साल में। वैसे ओलंपिक भी कैसे होता है? 4 सालों, ठीक है। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल आयोजन कब से कब तक? 28 जुलाई से 8 अगस्त। स्थल कहाँ है, मतलब कहाँ पर आयोजित किया गया? बर्मिंघम। ये कहाँ है? इंग्लैंड, बर्मिंघम इंग्लैंड। न्यूजीलैंड बोल रहे थे क्या? नहीं ना इंग्लैंड, ठीक। शुभंकर, ये सब ना थोड़ा सा मतलब अगर स्टेट सर्विस इसमें नहीं घुसता है, एसएससी और रेलवे जाते हैं कहाँ, उसमें जाएंगे क्या है ना। तो ये बता रहे, ये है सिंगल स्टेज के लिए, ये पूछ सकता है आपको स्टेट सर्विस में। ये पूछेगा पेरी द बुल, इसका क्या? शुभंकर, है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं? लोगो आप बोलते हैं या मोनोस जो बोलते हैं ना, ठीक है, उसका क्या है? शुभंकर, पेरी द बुल, ठीक है। अगली बार से ना थोड़ा सा इमेज भी डालेंगे, इस बार थोड़ा समय नहीं मिल पाया, ठीक है, इमेज डाल देंगे। ये उद्घाटन, ये आपके काम का नहीं, ठीक। अब ये देखिए, अब आपने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों, आप इसको छत्तीसगढ़ में पढ़ क्यों रहे हैं? सबसे पहली बात, क्रम का कौन सा था? 22वां। हुआ कहाँ पर? बर्मिंघम इंग्लैंड में, ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड। राष्ट्रमंडल क्या है? ऐसे देश, ऐसे राष्ट्रों का समूह जो कभी ना कभी ब्रिटिश के या अंग्रेजों के उपनिवेश रहे, ठीक। कितने देश भाग लिए इसमें? ये देश पूरे हैं, इनकी संख्या 51। ये आपके देश से देशों की संख्या क्या है? ये राष्ट्रमंडल, ठीक है। और इसमें खेलों का आयोजन किनके साथ में हुआ? 72 देश, है ना, 72 देश। ये सब सिंगल लाइनर के लिए। अब आपके स्टेट सर्विस में कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा आपको, देखिए। उद्घाटन में भारतीय ध्वजवाहक, जब स्टार्टिंग ओपनिंग सेरेमनी होती है तो आपका फ्लैग लेके चलते हैं ना, जो स्टार्टिंग करते हैं वो कौन है? उद्घाटन पीवी सिंधु, ठीक है, और मनप्रीत सिंह। ये कौन से खेल संबंधित है? हॉकी। और पीवी सिंधु क्या खेलती हैं? बैडमिंटन, ठीक है। जब फ्लैग लेके जब चलते हैं ना, स्टार्टिंग होता है और लास्ट भी जब होता है, स्टार्टिंग ओपनिंग सेरेमनी में भी क्या है? फ्लैग लेके चलते हैं, ठीक है, और एंड में भी ये हाँ शामिल हो सकते हैं। नहीं, ये ऑप्शन दिया गया कि आप आके क्या कर सकते हैं? ज्वाइन हो सकते हैं या खेल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे यूएसए भी कॉलोनी रहा अपनी एक समय में ब्रिटिशर्स की, लेकिन वो मानता नहीं अपने आप को, वो कभी माना नहीं, ठीक है। और अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया तो अभी भी आपको डोमिनेंट मान के चलता है, अभी भी उसके क्या है, मुखिया ब्रिटिश की क्वीन को मान के चलते हैं। डोमिनेंट स्टेट का दर्जा अभी भी ऑस्ट्रेलिया वाले किसको देते हैं? ब्रिटिश राजकुमारी को। इसलिए जब वो अभी जब गई, है ना, तो सबसे ज़्यादा शोक व्यक्त कौन किए? ऑस्ट्रेलिया वाले, क्योंकि उनके सर से भी क्या चला गया? उनका मुखिया, ऐसा, ठीक है। खैर ये इतना ज़्यादा लोड वाला बात नहीं है।
मेन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्रम का कौन सा था, कहाँ हुआ, ठीक है, क्रम कौन सा था, 22वां, कहाँ हुआ, बर्मिंघम, ठीक, कब से कब तक, शुभारंभ में ध्वजवाहक कौन थे आपके, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, है ना, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, और समापन समारोह में कौन थे, शरद कमल, ये कौन से खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस, और निखत जरीन, ये क्या है, मुक्केबाज, ठीक, निखत जरीन, इनको आप जब नेशनल में देखते हैं तो और फिर कौन क्या मेडल जीता वो आप। छत्तीसगढ़ से क्यों है, इसको थोड़ा सा ये देखिए, अब कौन कौन सा देश टॉप पर रहा, पहला कौन है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, और आपका भारत कहाँ पर है, आपका भारत कौन से प्लेस पर है पूरे, जब गेम खत्म हो गए तो चौथे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और इंडिया। अब इसी कॉमनवेल्थ गेम में आपके छत्तीसगढ़ से गई थी कौन, आकर्षि कश्यप, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, छत्तीसगढ़ से एकमात्र महिला खिलाड़ी, ठीक है, इसलिए वो आपके लिए कॉमनवेल्थ गेम क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसा पूछ लेगा कि छत्तीसगढ़ से किस खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम में क्या किया है, भाग लिया है, कौन है, आकर्षि कश्यप। दूसरा चीज, कौन से गेम से संबंधित है, बैडमिंटन से। तीसरा चीज, कौन से जिले से संबंधित है, दुर्ग जिले से, ठीक है, कौन सा मेडल जीत के लेके आई, सिल्वर, ठीक है, 4 क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो गया। अब इसको कूट में भी दे सकता है ना, 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ, बर्मिंघम में, तो ऐसा कथन दे देगा कि भाई 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन बर्मिंघम में हुआ। दूसरा, छत्तीसगढ़ की आकर्षि कश्यप ने, घुमा कैसे देगा, इस रजत की जगह आपको कान से दे सकता है, मैं बता रहा हूँ कूट में कथन में कैसे क्वेश्चन दे सकता है आपको। पहला कथन दे देगा कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ, बर्मिंघम में, पहला कथन बिल्कुल सही हो गया। दूसरा कथन यहाँ से शुरू किया, छत्तीसगढ़ की एकमात्र खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने क्या किया, राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया और पदक में क्या जीत गया बोल देगा, इसको कान से बदल सकता है ना, रजत है उसको क्या कर देंगे, कान से, एक कथन ये तैयार हो गया, ठीक। और क्या पूछ सकता है, भारत कौन से स्थान पर था, है ना, उसको 5वां कर सकता है या उसको 3रा कर सकता है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन, कथन के क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहीं से उठाएंगे और अलग से कहीं नहीं डाला जाता, बस इन्हीं में हल्का सा हेर फेर कर दिया जाएगा, ठीक। या तो तीनों कथन आपको सही सही पूछ लेगा, तो बताए पूछेगा कि सही कथन बताइए। मान के चलिए कि आपको पहला पता है कि 22वां था, दूसरा पता है कि आकर्षि कश्यप जीती और रजत जीती, तीसरा नहीं पता कि इंडिया कौन से क्रम में था, आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, समझ में आ रहा है। तो इसलिए और थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, नहीं तो क्या है, इसको अगर यहीं पढ़ा दिया जाता कि आकर्षि कश्यप जीती हैं और छत्तीसगढ़ से हैं तो दिक्कत होता। तो पीएससी जब उठाता है तो कथन वाले क्वेश्चन उठाता है, और व्यापम उठाता है तो फैक्ट उठाएगा सीधा। आकर्षि कश्यप कौन से खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से, कौन सा पदक जीती, रजत, और कौन से जिले से संबंधित है, दुर्ग जिले से। स्पोर्ट्स से ऐसे क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है, थोड़ा सा घुमाया जाता है चीज़ों को, क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका कॉमनवेल्थ गेम। अभी थोड़ा सा कॉमनवेल्थ के लिए गेम के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेते हैं। सबसे पहला कहाँ खेला गया, 1930 में, सबसे पहला कहाँ खेला गया, 1930, ठीक है। कॉमनवेल्थ का शुरुआत गेम का पहला कहाँ पर हुआ, कनाडा, 1930। अब बारी है आपके भारत की कि भारत का भी इसका क्या किया है, आयोजन किया है, 2010। मेरे ख्याल से कोई नहीं भूल सकता इसको, है ना, है ना। भ्रष्टाचार की क्या थी, पराकाष्ठा, है नहीं, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्या हुआ यहाँ पर, भ्रष्टाचार, और पूरी देश की इज्जत मटिया मेट कर दी इन लोगों ने, क्लियर है। 2010 कॉमनवेल्थ गेम बहुत ज़्यादा अपने जान के लिए क्यों फेमस है, भ्रष्टाचार के लिए, समझ में आ रहा है। चलिए उसको बाद में डिस्कस करेंगे। 22वां कहाँ पर हुआ है, बर्मिंघम, तो आपको 21वां इंपॉर्टेंट हो जाता है। 21वां कहाँ पर हुआ है, 2018 में, है ना, 4 साल का गैप है। हुआ कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। 21वां कहाँ पर हुआ, ऑस्ट्रेलिया। 22वां कहाँ पर हुआ, बर्मिंघम। और अगला क्रम का 23वां कहाँ हुआ होगा, 2026 में, ये भी कहाँ होगा, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ गया। तो ये सारे फैक्ट रेलवे और एसएससी के लिए। एसएससी एक कदम आगे चल के पूछेगा, जैसे 22वां है तो पूछ लेगा कि 24वां कहाँ हुआ, या पीछे जाके पूछ लेगा कि 21वां कहाँ हुआ है। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। ये पूछेगा कि जगह कौन सा है, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो ये आपका क्या था, कॉमनवेल्थ गेम। तो आपकी आकर्षि कश्यप कौन सा मेडल जीत के लेके आई है ना, सिल्वर। कौन से गेम से संबंधित है, बैडमिंटन से, छत्तीसगढ़ से एकमात्र खिलाड़ी, ठीक। चलिए अब दूसरे रूल में आते हैं। पहला क्लियर है, एयरपोर्ट क्वालिटी सर्वे, अगस्त 2022। कुल मिला के मतलब
सीधा सही बात यह है कि ये जितने भी एयरपोर्ट हैं आपके भारत में या वर्ल्ड लेवल में, उनका क्या हुआ है, सर्वे किया गया और वहाँ वो कैसा कैसा सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं, है ना, या आपको कैसी फैसिलिटी दे पा रहे हैं, इसके हिसाब से क्या किया गया है, रैंकिंग तैयार की गई है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा है, छत्तीसगढ़ का स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, है ना, ये कहाँ पर है, माना, है ना, ये कहाँ पर है, माना। अब इससे ये पूछ सकता है कि इसका रैंक क्या था, है ना, इसका रैंक क्या था। पूर्वी क्षेत्रों में इसका रैंक क्या है, फर्स्ट, ऐसा बांटा गया है देश के हिसाब से, है ना। तो छत्तीसगढ़ को रखा गया है पूर्वी क्षेत्रों में और उसमें छत्तीसगढ़ का रैंक कौन सा आया, प्रथम, है ना, उसमें कौन सा है, प्रथम। इसको जमाना था, मैंने जमाई नहीं। और उसके बाद ओवरऑल देश में अगर देखा जाए, पूर्वी क्षेत्रों में फर्स्ट, ओवरऑल इंडिया में देखेंगे तो सेकंड, है ना, और वर्ल्ड लेवल में देखेंगे तो कौन सा है, 36वां। इसको ऐसे समझिए। ईस्ट में अगर देखा जाए, रायपुर की बात हो रही है ना, अपने को सिर्फ रायपुर से मतलब है, ईस्ट में देखा जाए तो फर्स्ट है, या अगर पूर्वी क्षेत्रों का समूह बनाया जाए तो उसमें छत्तीसगढ़ कौन सा आया, फर्स्ट आया। अगर पूरे नेशनल लेवल में बात किया जाए, इंडिया लेवल में, तो उसमें क्या है, सेकंड, ठीक। और वर्ल्ड लेवल में बात किया जाए तो इसमें कौन सा है, 36वां। समझ में आ रहा है। इससे सिर्फ रैंकिंग पूछ सकता है कि ना देश में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट का कौन सा रैंक है, क्योंकि आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित, इसलिए। ठीक है, सर्वे कौन करवाया, क्या करवाया, इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए अभी रैंक इंपॉर्टेंट। सर्वे जो बड़ी बड़ी जब होती है ना, जैसे यूएन कराएगा, है ना, वर्ल्ड बैंक का कुछ सर्वे है ना, तो ऐसे बड़ी बड़ी संस्था के सर्वे आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी लेकिन इसमें अगर रैंकिंग आई है तो आप रैंक बस याद करेंगे, क्लियर है। रैंक आ गया तो बोले पूर्वी क्षेत्रों में, क्वेश्चन लिख देगा पूर्वी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ का रैंक पहला है कि दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, सर 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या है, फर्स्ट है, नेशनल लेवल में सेकंड रैंक पे, और ओवरऑल कौन है, 36वां। ठीक, अब ये क्या आ गया, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आ गया, अब ये यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कृष्ण कुंज योजना, या कृष्ण कुंज क्या है, ऐसा अपन पिछले उसमें देखे थे ना। आप गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान क्या दे रही है, नगर वन की ओर, है ना, जो वन जो है वो तो है ही है, लेकिन आप गवर्नमेंट कहाँ ध्यान दे रही है, नगर वन की ओर। अब नगर क्या होते जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगल, है ना, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट थोड़ा सा फोकस कर रही है क्या, कि अब जैसे मान के चलिए दुर्ग शहर है, ये दुर्ग है, अब दुर्ग के आसपास क्या करेगी गवर्नमेंट, कुछ जगह डिसाइड करेगी, वन विभाग से कुछ जगह मांगेगी और वहाँ पर क्या करेगी, वृक्षारोपण का काम करेगी, ताकि यहाँ का क्या हो सके, एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधर सके, है ना, ये सारी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या की, कृष्ण कुंज योजना लेके आई, कब, 19 अगस्त 2022, है ना। इस दिन क्या था, कृष्ण जन्माष्टमी, है ना, इसी दिन था। ठीक है, ये लिखा हुआ है मुख्यमंत्री, और उद्घाटन करने वाले कौन है, भूपेश बघेल। कहाँ गए, रायपुर के तेलीबांधा में कृष्ण कुंज का किया क्या, लोकार्पण। आप देखिए मेन क्या है इसमें प्लान ऐसा है कि वन विभाग से क्या मांगा जाएगा, शहर के आसपास में जगह मांगी जाएगी, है ना। मान के चलिए दुर्ग के आसपास में खाली जगह है, तो किसकी है, गवर्नमेंट की है, और वो उसमें अधिकार किसका है, वन, जो वन के है तो वन विभाग का अधिकार है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि क्षेत्र है उसके पास क्या करें, आप जगह प्रोवाइड करें, वहाँ पर क्या किया जाएगा, वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा, है ना। तो कैसे पौधे लगाए जाएंगे, जो आपको कल्चरली कनेक्ट करते हैं, कैसे, सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए। कृष्ण कुंज नाम भी क्यों दिया गया है इसको, कृष्ण कुंज, ताकि आप इससे क्या हो पाए, कनेक्ट हो पाए। और पेड़ पौधे कैसे लगाए जाएंगे, फलदार वृक्ष लगाए, जैसे पीपल लगाया जाएगा, है ना, और बरगद के पेड़ लगाए जाएंगे, और जैसे बड़े बड़े पेड़ हो गए और छोटे छोटे पेड़ आपको जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा, उसको लगाया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या डिसाइड किया गया, आपके मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कृष्ण कुंज योजना कब लागू किया गया, 19 अगस्त, है ना। कौन स्टार्ट किया, कौन लोकार्पण किए, भूपेश बघेल। ठीक, ये देखिए जैसे पीपल, बरगद जैसे सांस्कृतिक महत्व के पौधों को क्या किया जाएगा, रोपण किया जाएगा। बाकी तो अपन ऐसे जब आता है क्या, पर्यावरण दिवस, तो उस दिन तो अपन वृक्षारोपण करते ही है, लेकिन अब गवर्नमेंट फोकस कहाँ कर रही है, शहरों पर या नगरों पर। नगरों के आसपास धीरे धीरे क्या पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। आप देखिए पहले थोड़ा सा विजन क्लियर था, अब तो सिर्फ धूल दिखता है, आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ों को साफ करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब एक पहल अपन पिछले बार भी देखे थे, मतलब पिछले वाले करंट अफेयर में सेंट्रल लेवल का भी एक क्या था, योजना था, नगर वन योजना, है ना। केंद्र सरकार की 75 वर्ष हो जाने पे, 75 वर्ष अमृत महोत्सव होने की वजह से 75 जगहों को चयन किया गया, और उसमें अपने छत्तीसगढ़ के लगभग 6 जगह थे। तो वो तो नेशनल की स्कीम थी, अब ये गवर्नमेंट क्या की, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, कौन सी, कृष्ण कुंज योजना। तो ये योजना प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपके मेंस के लिए भी,
है ना। पर्यावरण अगर प्रदूषण वगैरह से संबंधित आपको लिखने को मिलता है या ऐसे क्वेश्चन उठते हैं जैसे ऐसे में, तो ये कृष्ण कुंज योजना आप क्या कर सकते हो, उसमें वैल्यू एडिशन के तौर पर डाल सकते हैं कि सरकारी पहल, क्योंकि निबंधों में पूछा जाता है कि समस्या क्या है, समस्या का समाधान क्या है और समाधान करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। जब आप निबंध के उसको देखेंगे ना तो आपको पूछा जाएगा, इस टॉपिक में ही आपको लिखा है कि समस्या क्या है, समस्या के आपके हिसाब से समाधान क्या हो सकता है, सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं, है ना, और इसमें सरकारों की पहल क्या है। ये चारों चीज़ों को आप जब डालते हैं तब आपका निबंध क्या होता है, अच्छा होता है। नहीं तो आप ऐसे सिर्फ निबंध लिख के आ जाएंगे तो उसमें वैल्यू ऐड नहीं हो पाता। तो कृष्ण कुंज योजना आपके लिए पर्यावरण दृष्टि से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है प्री लेवल से, कृष्ण कुंज योजना कब शुरुआत किया गया, 19 अगस्त, है ना। उद्देश्य क्या है, नगरों में क्या है, क्या नगरों के आसपास छोटे छोटे वनों का क्या है, निर्माण करना, है ना। तो उसमें आपको फिर जो भी आपके सांस्कृतिक महत्व के पौधे उनको क्या करना, रोपित करना। क्लियर। ये कितने नंबर से शुरुआत किया गया, क्या किया, आपके काम का नहीं। और जो लॉन बनेगा ना, जैसे मान के चलिए दुर्ग के आसपास में एक ठो बनाया गया, यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया, तो उसको अपन क्या नाम दे दिए, कृष्ण कुंज। समझ में आ रहा है, उस जगह को अपन क्या नाम दे देंगे, कृष्ण कुंज। ठीक, ताकि आप उससे कनेक्टेड रह पाए। क्लियर है। पहला न्यूज़ कॉमनवेल्थ देखे थे वो क्लियर है। दूसरा क्या देखे थे न्यूज़, ये एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स है ना, एयरपोर्ट वाला, ये जो देखे इसका रैंक आप ये वाला। और तीसरा न्यूज़ क्या हो गया आपका, कृष्ण कुंज योजना। योजनाएं जो थोड़ी सी है ना, ये प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को योजना लेके आती है ना, तो बहुत हद तक चांस है कि आपको क्वेश्चन यहाँ से उठा लेगा। ये तो हो गया। अब मेन कौन होगी, पर्वतारोही अंकिता गुप्ता। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया, है ना, और कवर्धा की रहने वाली है। कब फहराएंगी ये, 15 अगस्त, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहली चीज़, अंकिता गुप्ता क्या है, पर्वतारोही। कैसे क्वेश्चन उठेगा, अंकिता गुप्ता क्या है, पर्वतारोही, कौन से जिले से हैं, है ना, कवर्धा से। ठीक, कहाँ पर तिरंगा फहरा कर आई हैं, माउंट एल्ब्रुस। अब देखिए, अभी जैसे क्वेश्चन में आ गया ना माउंट एल्ब्रुस, तो एसएससी रेलवे वाले कैसे पूछेंगे कि माउंट एल्ब्रुस कहाँ की चोटी है। समझ में आ रहा है, ऐसे वो इनका नाम नहीं पूछेगा आपको, नेशनल लेवल में इनका नाम ही नहीं पूछेगा, लेकिन स्टेट लेवल में आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट हो गई, अंकिता गुप्ता, और नेशनल लेवल में ये चोटी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, और आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ गई थी, माउंट एल्ब्रुस पे। कौन गई थी, अंकिता गुप्ता। कौन से जिले की हैं, कवर्धा। ठीक, कवर्धा। और ये क्या है, पुलिस आरक्षक के पद में क्या है, ये पदस्थ है ना, कवर्धा जिले में क्या है, पुलिस आरक्षक के पद पर है। क्लियर है। माउंट एल्ब्रुस ये यूरोप की क्या है, सबसे बड़ी चोटी। ठीक, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी चोटी माउंट एल्ब्रुस। ऊंचाई फिर नेशनल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर इसे ऊंचाई को आप थोड़ा सा नेगलेक्ट किया जाता है। ये पूछा जाता है कि कौन से महाद्वीप की है ना, एसएससी रेलवे में उसमें फोकस करते हैं। ये आपके काम का नहीं। 15 अगस्त सुबह 5:43 तिरंगा लहराकर अंकिता गुप्ता ने आज़ादी की को यादगार बनाया। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गई, अंकिता गुप्ता कौन से जिले की हैं, कौन से पर्वत को क्या किए हैं, फतह किए, है ना। 4 क्वेश्चन अगर सिंगल एक लाइन में फ्रेम करना है तो ये पूछे कि कौन से जिले की हैं। ठीक, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करना है तो कौन से पर्वत। जनरली माउंट एवरेस्ट जाते तो लोगों का ध्यान जाएगा कि नहीं माउंट एवरेस्ट गई होंगी ऐसे करके। ठीक है, पहले ऑप्शन आपको क्या दे देगा, माउंट एवरेस्ट, और आप तुरंत अंकिता गुप्ता माउंट एवरेस्ट। ठीक, और फिर अगले वर्ष तो जल्द दिया हो जाएगा आपके साथ। ठीक, क्लियर है। तो माउंट एवरेस्ट को याद रखेंगे। इसी में आप दूसरा आप क्या नाम याद रखेंगे, चित्रसेन साहू। ये भी क्या है, पर्वतारोही। ठीक, ये भी क्या है, पर्वतारोही। ये कब गए थे माउंट एल्ब्रुस, 23 अगस्त 2021, इसलिए मैं इनको ऐड कर दिया ताकि एक ही बार में नाम आप सुन ले। ठीक, पहली कौन हो गई, अंकिता गुप्ता, वो कहाँ की है, कवर्धा जिले से संबंधित। ठीक है, कौन से पद पर पदस्थ हैं, आरक्षक है ना, आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। कब गई, कौन से तारीख को गई, तारीख इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कौन से जिले से हैं, कौन से चोटी पर क्या किए, तिरंगा फहरा कर आई, और वो चोटी कहाँ की है। ठीक है, वो यूरोप की। ठीक, पिछले वर्ष 2021 में कौन गए थे, चित्रसेन साहू। ये कौन से जिले से संबंधित है, बालोद जिले से। ठीक, इनसे क्वेश्चन उठा चुका है नैना सिंह,
धाकड़, इनसे क्वेश्चन पहले उठा चुका है। ये कहाँ से है, यही क्वेश्चन पूछा था, ये कौन से जिले से संबंधित है। इसलिए आपके लिए क्या हो जाता है, जैसे कोई भी पर्वतारोही है या खिलाड़ी है तो उसका जिला इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो जब भी मैं आपको स्पोर्ट्स पढ़ाया हूँ तो आपको जिला जरूर बताया हूँ कि कौन से जिले से संबंधित है। नैना सिंह धाकड़, ये कहाँ गई थी, माउंट एवरेस्ट। कब गई थी, 1 जून 2021। हाँ ठीक है, ये मैं नाम जानबूझ के डाला हूँ क्योंकि देखिए अंकिता गुप्ता को नाम पूछ के चित्रसेन साहू तो पूछ सकता है, क्योंकि 1 साल पुराने ही तो न्यूज़ है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको उठा सकता है। तो आपको 3 लोग तो कम से कम नाम याद होना चाहिए। पहला कौन है, अंकिता गुप्ता, ये क्या है, ऐसा पूछ सकता है क्या है, खिलाड़ी है, तैराक है, मतलब और तैराक दे देगा, भारोत्तोलन से संबंधित है, पर्वतारोही है ना। और चौथा कुछ और ऑप्शन दे सकता है, क्वेश्चन वैसा भी फ्रेम कर सकता है। तो अंकिता गुप्ता क्या है, पर्वतारोही है। कौन से जिले से संबंधित है, कबीरधाम। दूसरे कौन है, चित्रसेन साहू, ये कब गए थे, पिछले वर्ष 2021 में। ये कहाँ संबंधित है, बालोद जिले से। उसके बाद कौन है, नैना सिंह धाकड़, और ये कौन से जिले से संबंधित है, बस्तर जिले से। अंकिता गुप्ता से थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में, लेकिन इनसे आपका जिला और कम से कम एक कौन सा एरिया से संबंधित है वो आपको याद होना चाहिए। क्लियर। अब ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने दिए 1320 मेगावाट के नए बिजली संयंत्र लगाने के क्या निर्देश। ठीक है, अब देखिए अभी तक क्या है, आप बिजली उत्पादन करते हैं, है ना, ताप विद्युत, जल विद्युत, और अभी सहकारी उससे भी चल रहा है, अपन उससे दे के आते हैं ना, भोरमदेव से भी, भोरमदेव में भी 6 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। तो अब राज्य निर्माण के बाद ये सबसे बड़ा गवर्नमेंट का क्या है, पहल है ना। राज्य निर्माण के बाद ये पहली बार होगा जब गवर्नमेंट क्या कर रही है, बिजली उत्पादन कंपनी को अब एक नई बिजली उत्पादन कंपनी क्या है, बना रही, कंपनी नहीं बना रही है, एक यूनिट को तैयार कर रही है। ठीक है, और इसकी उत्पादन क्षमता क्या रहेगी, 1320 मेगावाट। ठीक है, 1320 मेगावाट। इसमें क्या है, ये तो बताया राज्य बनने के बाद पहली बार इतनी बड़ी क्षमता की, इससे जितने आप अभी देख रहे हैं ना ये सब पहले के हैं, राज्य निर्माण से पहले के, जैसे एनटीपीसी आप देख रहे हैं, है ना। बाकी और भी एनटीपीसी तो खैर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई, और भी सारी चीज़ें जो आप देखते हैं वो सब कहाँ हैं। जैसे आप तांदुला धमतरी में देखें आप, गंगरेल बांध, वहाँ भी बिजली उत्पादन हो रहा है, लेकिन वो सब पहले के हैं। राज्य निर्माण के बाद में अभी तक ऐसा भी कोई प्रोजेक्ट नहीं आया था, लेकिन अब कौन लेके आ गया, गवर्नमेंट लेके आ गई। पहली बार इतनी बड़ी क्षमता का लगेगा संयंत्र। दूसरा क्या है, क्षेत्र कौन सा होगा, कोरबा पश्चिम, और 620 मेगावाट के 2 यूनिट लगाए जाएंगे। क्या उसमें है कैपेसिटी बस, या उनकी कैपेबिलिटी है, उसको अब स्टार्ट किया जाएगा। समझ में आ रहा है, 620 मेगावाट की क्या 2 यूनिट, उसको क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। कहाँ पर, कोरबा पश्चिम। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, पहला तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, कोरबा पश्चिम में। क्षमता क्या है, 620 मेगावाट, और टोटल क्षमता क्या है, 1320 मेगावाट, क्योंकि राज्य निर्माण के बाद ये क्या है, पहली बार। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या हो गया ये आपके लिए। फिर वही चीज़ है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन, CSPGCL, है ना। अपन उस दिन देख रहे थे ना, मतलब पहले जून वगैरह के टाइम पे ही जब अपन देख रहे थे तो 5 थी, उसको फिर अपन 3 कर दिए, है ना। CSCB के अंदर 5 थी, उसको फिर अपन मिला के क्या कर दिए, 3 कर दिए। तो अब ये किसके अंडर में काम करेगी, CSPGCL, क्योंकि ये जनरेट करेगी ना, पावर जनरेशन के अंदर आ गए, तो इसलिए इसके अंदर। तो आपके लिए कहाँ शुरुआत है, मेन पॉइंट क्या हो गया आपका, कोरबा पश्चिम। यूनिट क्या है, 620 मेगावाट के 2। ठीक, अब देखिए, हाँ सॉरी 660 मेगावाट के 2। अब देखिए क्वेश्चन और कैसे घुमा सकता है, अभी तक स्थापित क्षमता कितनी, ये पूछ सकता है आपसे, है ना। अगर ये न्यूज़ में आ गया है क्वेश्चन, यहाँ से अगर उसको डायरेक्ट नहीं उठाना है तो कैसे क्वेश्चन उठा सकता है कि अभी वर्तमान में इसके बनने से पहले तक आपके पास स्थापित क्षमता कितनी है। समझ में आ रहा है मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 1320 मेगावाट तो देख लिए, ये बनेगा या अभी काम शुरू हो जाएगा इस पर, लेकिन इससे पहले तक आपके पास जो क्षमता थी आप उसका कितना यूज़ कर रहे हैं और आपके पास कितनी बिजली बन के आती थी, अब उसको समझिए। आप विद्युत किससे किससे बनाते हैं, पहला क्या है, ताप, आप जिसको बोलते हैं थर्मल, है ना, कोयले से जो अपन बनाते हैं। दूसरा क्या है, जल, है ना। दूसरा क्या है, जल विद्युत। पहली क्या थी, ताप विद्युत, जिसमें आप कोयला खनन करते हैं, गर्म करते हैं और फिर से बिजली बनाते हैं। दूसरा क्या है, जल विद्युत, है ना, जो डैम वगैरह से अपन बनाते हैं। ये था 2840 मेगावाट, 2840 मेगावाट, इधर लिखता हूँ।
ताप कितना था, ये है आपका 2840 मेगावाट। ठीक। जल विद्युत जिसमें आपका हसदेव बांगो भी है, गंगरेल भी है, और सारे जितने जितने छोटे मोटे मिला के टोटल बता रहा हूँ ना, इंडिविजुअल नहीं बता रहा हूँ अभी। ये है 138.7 मेगावाट। ठीक, 138.7 मेगावाट। और फिर एक अपन कहाँ से बनवाते हैं, भोरम देव शक्कर कारखाने से, भोरम देव शक्कर कारखाने से, यहाँ से लगभग आता है आपको 6 मेगावाट। ठीक है, इन तीनों को जोड़िए, कितना हो रहा है, 2984 मेगावाट। ये आपकी क्या है, अभी तक की क्या थी, कुल स्थापित क्षमता। समझ में आ रहा है? न्यूज़ कहाँ से आया और वो कहाँ का क्वेश्चन उठा लेगा, समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन का डाइवर्सिटी कैसे आता है, फिर आपको अचानक से लगता है ये पूछा क्यों, है ना? आपको जैसे ही अचानक से क्वेश्चन देखते हैं तो बोले ये कहाँ से आ गया, बोले इसको कहाँ से लेके आ गया एग्जामिनर, क्योंकि वो न्यूज़ में क्या आया था 1320 मेगावाट। तो वो ना पूछ के आपसे क्या पूछ लिया कि अभी अभी आपके पास स्थापित क्षमता कितनी है, तो बोले ताप विद्युत में आप 2840 मेगावाट। ठीक। जल विद्युत में 138, जिसमें हसदेव बांगो का 120 मेगावाट, और ऐसे कर करके चीज़ें जुड़ी। और भोरम देव से आप 6 मेगावाट। तो अब टोटल स्थापित क्षमता आपकी कितनी है, 2984। अब इसी में आप क्या कर रहे हैं, 1320 और जोड़ेंगे, है ना? जब वो बनेगा तब जोड़ेंगे, अभी नहीं, जब स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर तब आप उसको जोड़ेंगे। क्लियर है? पहला तो क्वेश्चन यहीं से पूछ सकता है, कौन से क्षेत्र में लगाया जाएगा, तो कोरबा पश्चिम। उसका यूनिट का माप क्या है, बोले 1320, है ना? कितना उत्पादन आप करेंगे। इससे पहले आपकी क्षमता कितनी थी ये पूछ सकता है, या तो आपको टोटल पूछ सकता है ना, या तो ताप विद्युत का पूछ सकता है, या तो जल विद्युत का पूछ सकता है। क्लियर है? अपन इससे पिछले वाले में भी देखे थे कि एथेनॉल बनाने का वो दिया गया है परमिशन, है ना? बेमेतरा और सरगुजा के क्षेत्र में 2 एथेनॉल संयंत्र लगाएंगे। तो वहाँ पर अपन ये भी देखे ना था कि इन लोग क्या करेंगे, बिजली भी बनाएंगे, है ना? इन लोग क्या करेंगे, बिजली भी बनाएंगे। तो जब वो बनेगा, तो जब जुड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी आपको पहला तो न्यूज़ याद होना चाहिए, है ना, कि भूपेश गवर्नमेंट सरकार आने के बाद या राज्य बनने के बाद ये क्या है, सबसे बड़ी पहल है। ठीक, बिजली उत्पादन के क्षेत्र में। और आपकी स्थापित क्षमता ये है, और आपको कहाँ पर लगाया जाएगा, कोरबा पश्चिम 1320 मेगावाट। और वो ना पूछे तो ये पूछ सकता है। ठीक है, या आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, ठीक है, तक का है ये लेटेस्ट। इसके बाद अभी कुछ अपडेट ही नहीं हुआ है, तो अभी तक आपको इतना याद रखना है। अब यहाँ से वन लाइनर थोड़े से ज़्यादा है ना। छत्तीसगढ़ को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड, मेन आपको याद रखना है बस, किसको दिया गया, बस्तर को, बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन। ठीक है, घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह क्या है, बस्तर। ठीक है, अगर वो रिपोर्ट दिएगा कि छत्तीसगढ़ में कौन से जिलों को ये अवार्ड क्या दिया गया है, तो आपके लिए सिर्फ एक ही लाइन का क्या इंपॉर्टेंट है, बस्तर। ये सिर्फ सिंगल लाइनर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं सारी चीज़ों से। अवार्ड से पूछो बस्तर, वहीं के 4 थोड़ी जिले देगा आपको, बस्तर, दंतेवाड़ा, या ऊपर का बलरामपुर डाल देगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड छत्तीसगढ़ के किस जिलों को दिया गया है, बस्तर। ये पूछ सकता है कि क्या, बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन के रूप में। ठीक, बाकी ये संस्कृति विभाग ये इंपॉर्टेंट नहीं। यह पुरस्कार का क्या 19वां वर्ष है, मतलब हर वर्ष क्या करती है गवर्नमेंट, देती है ना, हर वर्ष क्या करती है नेशनल गवर्नमेंट, जो डेस्टिनेशन अच्छी जगह है उनको क्या करती है, अवार्ड देती है। देखिए, अवार्ड देने का कारण ये नहीं होता कि उनको पैसा दे दिया या कुछ दे दिया जाए, ये क्या होता है, एक प्रकार का प्रोत्साहन होता है, ताकि उस क्षेत्र की तर्ज पर आप क्या करें, और भी क्षेत्रों को क्या करें, तैयार करें। मान के चलिए कि सेब एक बस्तर ही डेस्टिनेशन अच्छा है, तो जैसे गवर्नमेंट को अवार्ड मिला बस्तर के लिए, अब गवर्नमेंट क्या करेगी भाई कि नहीं, अब ऊपर के क्षेत्रों को भी क्या करते हैं अपन, तैयार करते हैं। तो आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं कि भाई आपके पास ऐसी कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ आप इसको डेवलप कर सकते हैं, और ऐसा क्या कर सकते हैं, आप डेस्टिनेशन बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपके पास मध्य में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, साउथ में है और नॉर्थ में है ना, बस्तर में नीचे की ओर बस्तर संभाग पूरा डेस्टिनेशन अच्छा है, और ऊपर में कहाँ है आपका, सरगुजा वाला क्षेत्र। तो जैसे ही एक अवार्ड मिलता है तो गवर्नमेंट क्या हो जाती है, और अच्छे से काम करने लग जाती है। क्लियर है? अपने छत्तीसगढ़ को क्या मिला है, अवार्ड मिला है, कौन से क्षेत्र, जिले को, बस्तर को। ठीक, अब ये शिखर का सम्मेलन, यात्रा का तीसरा, ये सब काम का नहीं उसने। ठीक है, आपको लिए क्या याद है, बस्तर। छत्तीसगढ़ में मिले क्या, 1.5 अरब वर्ष पुराने बहुकोशिकीय समुद्री शैवाल। ठीक, ये भी वन लाइनर ही बनेगा। कैसे, देखिए,
बहुकोश की समुद्री शैवाल। शैवाल का मतलब क्या होता है? एल्गी। उस एल्गी का ही प्रकार है काई, जिसको आप बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। आप देखें जैसे बड़े बड़े तालाब, वाटर, उसमें देखेंगे तो हरा ग्रीन ग्रीन तैरता रहता है, वो क्या है? शैवाल। ठीक है। उसमें क्या होता है? वो जो हरा हरा तैरता रहेगा वो है शैवाल। ठीक। सबसे पहला चीज कहाँ पर मिला गया है, खोजा गया तो मिला कहाँ पर है? महासमुंद के कहाँ? सुरंगी नदी खंड पर। ठीक है। ठीक है। महासमुंद के सुरंगी नदी खंड पर। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है, महानदी के सुरंगी नदी। जिला पूछ सकता है ना? बहुकोश की शैवाल जो 1.5 अरब साल पुराने हैं, कहाँ से, कौन से जिले से मिले हैं? महासमुंद। थोड़ा सा और अगर टफ करना चाहेगा तो 4 ठो नदी का नाम दे देगा। ठीक है। और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को टफ करना चाहेगा तो इस सुरंगी नदी के साथ में 4 ठो नदी का नाम आपको और दे देगा। समझ में आ गया? महासमुंद जिला का नाम हटा के सिर्फ नदियों का नाम दे देगा कि इस नदी के खंड में मिला है। सुरंगी नदी दे देगा और भी 4-5 नदी दे देगा, तो आपको फिर वो नदी बताना पड़ जाएगा। तो आपके लिए सिर्फ इतना याद क्या करना है, महासमुंद जिला है और कौन सी नदी है? सुरंगी नदी। क्लियर? खैर ये नहीं, आपके लिए बस सिर्फ कितना है, महासमुंद कौन सा है और सुरंगी नदी। अब शैवाल क्या होता है ये देख लीजिए। अब देखिए शैवाल से क्वेश्चन फिर कहाँ से उठा? अभी बायो वगैरह में चला जाएगा, है ना। डाइवर्सिटी समझिए, एक बार अगर कोई चीज़ आ गया एग्जामिनर के दिमाग में, जरूरी नहीं कि आपसे वही पूछे, वो डाइवर्ट कर देगा आपको। यहाँ से कुछ क्वेश्चन उठा के बायो पूछ देगा आपको। समझ में आ रहा है? शैवाल का नाम सुन लिया ना, तो उधर से क्वेश्चन डाल देगा उसमें। तो उसको बाउंड नहीं है कि करंट से पूछना है, तो करंट को बस उसको दिमाग चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन मेरे को उठाना है ना। जैसे कि आप 1320 मेगावाट देखे, वो कहाँ चला गया? आपके बिजली विभाग में। अब बिजली विभाग में कुछ भी पूछ सकता है, चाहे वो उसका उत्पादन पूछ ले, चाहे ये पूछ ले कि अब सीएसईबी कितने रह गए, मतलब सीएसईबी के अंदर कितनी कंपनियां रह गई, वो भी पूछ सकता है। बिजली विभाग का गठन पूछ सकता है, उसका मुख्यालय पूछ सकता है, वो फ्री है कुछ भी पूछने के लिए। तो आपको ऐसे तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। जैसे विभाग आया तो आपको सारा चीज़ लगभग जो ऊपर ऊपर है आपको उसको पढ़ना पड़ता है। क्लियर? तो ये कहाँ पर मिला आपको? समुद्री शैवाल, महासमुंद। जिला क्या है? अब शैवाल क्या है? गीली दीवारों पर, तालाब या ठहरे हुए जलाशय में, हरे तैरते हुए क्या है? पौधे के समान संरचना। ठीक। इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो ये क्या कर पाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकता है, क्या शैवाल प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं? ये बायो से पूछ लेगा आपको। शैवाल में ही कूट वाले क्वेश्चन उठा सकता है। समझ पा रहे हैं? शैवाल को उठाएगा और 3 अभी जैसे बायो में थोड़े क्वेश्चन डीप पूछा है इस बार, जो पीएससी जब लिया ना, तो बायो के क्वेश्चन ऐसे डाला कि दिमाग ही हिल गया सबका। बोले क्या पूछ लिया है? अभी तक तो बैक्टीरिया से रोग पूछते थे, तो बैक्टीरिया के अंदर चला गया। 3 ठो कूट वाला क्वेश्चन पूछा वो, और किसी से नहीं बना, वो सिर्फ वही बना पाया जो एक पेपर को सेट किया था। ठीक है। तो ये शैवाल में भी जा सकता है। यहाँ एक बार शैवाल आ गया तो ज़्यादा हद तक चांसेस है कि आपको पूछ ले महासमुंद जिला, और थोड़ा सा और अंदर जाना चाहेगा तो नदी पूछ लेगा, और अगर वहाँ ना जाके बायो में ले जाना चाहेगा तो आपको शैवाल के बारे में पूछ लेगा। ठीक है। तो शैवाल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ये क्या कर पाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। नक्सल क्षेत्र अंतागढ़। नक्सल क्षेत्र अंतागढ़ कौन से जिले में है? कहाँ है अंतागढ़? आप लोग यहीं के निवासी हैं कि नहीं है? फ्रॉम यूएसए तो नहीं है कहीं आप लोग? चलिए ये आपके लिए है, यहाँ से पूछ सकता है अंतागढ़ कहाँ है? कांकेर। ठीक है। अंतागढ़ कौन से जिले में है? आप लोग का कहाँ है जिला? आप लोग का जिला कहाँ है? सब दुर्ग निवासी हैं, और दादा नानी नाना सब? क्या मतलब? फिर यही खराब है आप लोगों में, डाइवर्सिटी नहीं है ना। ठीक है। तो अंतागढ़ में क्या है? 75 साल के बाद में या आज़ादी के बाद में सबसे पहला ट्रेन कहाँ पहुँचा? अंतागढ़ में। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट, नक्सल क्षेत्र में, और एक तो नक्सल क्षेत्र है ना, नक्सली बेल्ट है, इस वजह से क्या थोड़ा न्यूज़ में है। सांसद मोहन मंडावी, अंतागढ़ से क्या दिखा गया? हरी झंडी। अब देखिए ये ना पूछ के आपको सांसद का क्या पूछ सकता है? क्षेत्र। विधानसभा नहीं, ये लोकसभा है, सांसद है ना, विधानसभा विधायक कहलाते हैं। ठीक है। तो इनका क्षेत्र पूछ सकता है आप।
ठीक है। पहला तो अंतागढ़, खैर अंतागढ़ को तो नहीं पूछेगा, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। इनका क्षेत्र पूछ सकता है, इसलिए जो आपके 11 क्या है लोकसभा सांसद और 5 राज्यसभा सांसद, और आपके विधायक में जो मंत्री हैं, मंत्री कितने हैं आपके पास 13, 11 और 5, ये आपके राज्यसभा, ये आपके लोकसभा और ये आपके विधानसभा के मंत्री। इनका आपको विधानसभा क्षेत्र और इनका पोर्टफोलियो मंत्री का, ठीक, ये याद होना चाहिए। ये 11 लोकसभा में से कितनी सीटें आपकी क्या है एसटी हैं, है ना, कितनी सीटें आपकी क्या है एसटी है, कितनी सीटें आपके एससी हैं, ठीक, और उनके क्षेत्र ये याद होना चाहिए। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि भाई आपको ट्रैक कैसे करना, तोड़ना कैसे होता है। और आपके 5 क्या है राज्यसभा सांसद, इनका सिर्फ नाम, है ना, इनका सिर्फ नाम, क्योंकि राज्यसभा का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होता, है ना, वो राज्यों का प्रतिनिधि है तो वो 5, लेकिन इनके क्या है क्षेत्र आपको याद रखने हैं, ठीक है। बस्तर के जैसे 4 सीट है, कितने हैं लोकसभा की 11 सीट हैं, 6 4 10 और 1 11, ऐसा है, 1 एससी सीट है और 4 एसटी, ऐसे ही है ना, नहीं चलिए खैर अब उसको जब पढ़ेंगे तब आप देखना। तो ये मैं तरीका बता रहा हूँ। तो जो आपके 13 जो मंत्री है ना, जो कैबिनेट लेवल के मंत्री है, उनका आपको क्या होना चाहिए विधानसभा क्षेत्र याद होना चाहिए। पहला तो उनका नाम, दूसरा उनका विधानसभा क्षेत्र, और तीसरा क्या उनका पोर्टफोलियो, जो उनके पास में क्या है विभाग है। तो ये मंत्रियों से क्वेश्चन ऐसा उठा सकता है, क्लियर। दूसरा है लोकसभा, तो आपके कितने लोकसभा की क्या है सांसद है। जैसे सांसद खत्म हो गए, फिर उनकी जगह उपचुनाव होता है तो क्वेश्चन फिर आता है ना। जैसे अभी पिछले विधायक खत्म हुए दंतेवाड़ा के, कौन थे जो नक्सली हमले में खत्म हुए, अरे नहीं नक्सली हमले में विधायक की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ वो भी मंडावी थे, मनोज मंडावी तो अभी वाले हैं, भीमा मंडावी थे क्या, है न्यूज़ पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, पुराना है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है उसको छोड़िए। आप समझिए 13 मंत्री, उनका विधानसभा क्षेत्र, उनका पोर्टफोलियो, या आप जब भी सुनेंगे तो पढ़ेंगे, या किसी मंत्री का आ गया तो उसका पहले आपको ध्यान आना चाहिए क्या इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है और इनके पास पोर्टफोलियो क्या है, क्लियर। तो ये आपके ऐसे। अच्छा अभी राज्यसभा के सांसद वगैरह भी चेंज हुए हैं तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा, उसको खैर करवाएंगे अभी अगले उसमें। तो राज्यसभा के आपके सांसद भी बदले गए हैं तो उसमें भाई आपको देखना है। तो ये न्यूज़ क्या है अंतागढ़ और मोहन मंडावी, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है आदि विद्रोह ग्रंथ का क्या है विमोचन। आदि विद्रोह ग्रंथ कौन क्या है, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये किसी व्यक्ति द्वारा नहीं है ना, ये प्रॉपर एक विभाग है या संस्थान है, वो क्या की है आदि विद्रोह ग्रंथ है। इसमें मेन क्या है जो आपके क्या है जननायक, जो आपके इतिहास में जननायक हुए, जो छोटे छोटे क्षेत्रों में जो जननायक हुए लेकिन जिनके बारे में आप जानते नहीं, बड़े बड़े नामों को आप जानते हैं, जैसे आपके ठाकुर प्यारे लाल हो गए, छत्तीसगढ़ पंडित सुंदरलाल शर्मा हो गए, रविशंकर शुक्ल जी हो गए, आप इन सब का नाम जानते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे जननायक रहे जो क्या हुए अपनी भागीदारी दिए स्वतंत्रता आंदोलन में, है ना, उस क्षेत्र के डेवलपमेंट में, लेकिन हम उनके बारे में जानते नहीं हैं। तो बस उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कौन लेके आ गया आदि विद्रोह ग्रंथ। इसमें क्या है जो छोटे, ये देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला चीज़ विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है 9 अगस्त 2022। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा क्या किया गया विमोचन, है ना, लॉन्च करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं विमोचन। आदि विद्रोह ग्रंथ बना और उसका विमोचन किनके द्वारा किया गया भूपेश बघेल जी द्वारा। प्रदेश के ऐसे 200 आदिवासी जननायकों की क्या है गाथा का संग्रह, है ना। आदिवासी जननायकों की गाथा क्या, देखिए आपको पता ही नहीं चलेगा ना जब तक आपको बताया नहीं जाएगा कि भाई आपके राज्य से इस क्षेत्र से ये जननायक क्या थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या किया है भाग लिया है या अपना बलिदान दिया है। आपको पता ही नहीं तो आप जानेंगे कैसे, आपसे वही ट्रेडिशनल नाम 4-5 नाम आप जानते रहेंगे। तो उस जानकारी को बढ़ाने के और जननायकों को जोड़ने के लिए क्या किया गया आदि विद्रोह ग्रंथ का क्या हुआ विमोचन। और इसको बनाया कौन है आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सी संस्थान निकाली, है ना। ये और एक ऑप्शन में ये वाला देगा पूरा, दूसरा दे देगा कि संस्कृति मंत्रालय निकाला है क्या। मैं आपको क्वेश्चन का फ्रेमिंग बता रहा हूँ कि कैसे फ्रेम कर सकता है। आदि विद्रोह ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है, कौन किया है, ठीक, कौन बनाया। ये क्वेश्चन बना के आपको 4 ऑप्शन दे देगा, संस्कृति मंत्रालय बनाया, दूसरा दे देगा ये संस्थान बनाई है ना, या बोलेगा अनुसूचित जनजाति मंत्रालय बनाई, ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको दे देगा। पहला क्वेश्चन ये
किस पर आधारित है ना, किस पर आधारित है? आदिवासी जननायकों पर, है ना, जो ग्रामीण अंचल के रहे उनके। क्या लिखा है? जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या है, संघर्ष का नेतृत्व किया है। इसीलिए अब क्या है, ऐसे ऐसे चीज़ें आती जा रही ना, क्वेश्चन का डाइवर्सिटी चेंज हो रहा है। अब हमको लगता है कि कहाँ से पूछ रहा है, समझ में आ रहा है? अब ये भाई गवर्नमेंट की संस्था है, ये मान के चलते हैं, है ना, या बहुत बड़ी संस्था है, ये अगर ला दी कोई बुक प्रिंट करके और आपके मुख्यमंत्री जी क्या है इसका विमोचन किए, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। अपन को लगता है ना कहाँ से रैंडम क्वेश्चन उठा लिया, है ना, तो वो कहीं इतिहास से जोड़ के एक आध आदमी को यहाँ से निकालेंगे और आपको क्या पूछ लेंगे, किस जिले से संबंधित है या इनका ग्राम क्या है। समझ में आ रहा है बात? इस बुक से उठाया जाएगा, आप किसी एक आध क्वेश्चन बनाने के लिए या क्वेश्चन सेट करने के लिए जब आपको दिया जाएगा तो इस बुक को रखा जाएगा सामने। ऐसा बाउंड है क्या एग्जामिनर की वहीं से पूछना है उसको? नहीं ना, पहला ये बुक पूछ सकता है। अब इस बुक में कुछ अच्छा नाम मिल गया उनको, है ना, जिन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेट रखा अपना। क्वेश्चन आपको बनने जायज़ है, क्वेश्चन उठा लेगा कि किस जिले से संबंधित है। हमको लगता है कि ये पढ़े कहाँ हैं अपन, ये सारे बुक से आता है। खैर इसमें बुक पढ़ने के लिए नहीं चले जाना है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है, क्लियर है? तो आदि विद्रोह ग्रंथ कौन बनाया या किस संस्था के द्वारा सर्वे करके तैयार किया गया है? आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। देखिए प्रॉपर सर्वे करके तैयार किया गया ना, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से लिख दिए, प्रॉपर सर्वे किया गया, उसके बाद तैयार क्या किया। विमोचन कौन किया है? सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये संख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, संख्या के लिए नहीं जाएंगे। चले अब आगे, और क्या है? हाँ अच्छा, प्रदेश के विधानसभा के कौन नए नेता प्रतिपक्ष? अब पहले तो ये बताइए, संविधान पढ़ लिया आप लोग? नहीं पढ़े हैं? नेता प्रतिपक्ष क्या होता है, इन जनरल आइडिया है क्या होता है? हाँ हाँ विपक्ष का नेता। सदन का नेता कौन होता है? सदन का नेता होगा, जिस भी सदन की आप बात करेंगे तो वहाँ सदन के नेता कौन है? जैसे ऊपर हैं तो पीएम और राज्य में है तो सीएम, वो क्या कहलाते हैं? सदन का नेता। मान के चलिए अभी बहुमत किसके पास में है? बीजेपी के पास में, है ना, बहुमत अभी किसके पास में? सेंट्रल लेवल में बीजेपी के पास में। बीजेपी के अलावा ऐसी और कौन सी बड़ी पार्टी है जिनके पास क्या है? सर्वाधिक सीट है? तो बच जाती कौन? कांग्रेस, ठीक है, इनका भी सुपड़ा साफ है, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है, एक पैरेलल गवर्नमेंट दिखाने के लिए क्या की जाती है, एक नेता प्रतिपक्ष क्या क्या है बनाया गया। ये संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। आपको क्वेश्चन ऐसे घुमा देगा कि संविधान में नेता प्रतिपक्ष कहाँ पर उल्लेखित है, 4 अनुच्छेद दे देगा और चौथा ऑप्शन दे देगा आपको क्या, इनमें से कहीं नहीं, और आपको लगेगा संविधान में पूछा कहीं ना कहीं तो होगा ऐसे कर, है ना। समझ में क्वेश्चन घुमाता कैसे है, फ्रेमिंग कैसे होती है क्वेश्चन की, क्लियर है। तो पैरेलल गवर्नमेंट शो करने के लिए क्या होता है, एक नेता प्रतिपक्ष का क्या क्या पद बनाया गया है ना। ये क्या करेगा, गवर्नमेंट की जो कार्य है उनका क्या कर पाएगा, ये मतलब कैलकुलेटिव क्या करेगा, ये आलोचना, भाई कि आप ये काम करें तो उसके पास हक रहेगा, भाई आप ऐसा काम लेके आए या ये प्रस्ताव लेके आए तो उसके बारे में क्या कर सकता है, वो आलोचना कर सकता है, ठीक है। तो उसी में क्या है आपके नेता प्रतिपक्ष। देखिए प्रथम विधानसभा के कौन है नेता प्रतिपक्ष, नंद कुमार साय। अब जरूरी नहीं है कि आपको अभी वाला पूछे, आपको पुराना पूछ सकता है, आदत है व्यापम और पीएससी की। आपको जैसे अभी चेंज हुआ ना, ये जैसे अभी चेंज हुए हैं तो आपको जरूरी नहीं कि अभी वाला पूछे, अब वो पुराना पूछ देंगे। बोले प्रथम विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन थे, नंद कुमार साय, ठीक। द्वितीय विधानसभा के कौन है, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी, है ना, 2003 से 2008, है ना। पहले कौन है, नंद कुमार साय जी। ये नहीं याद हो तो भी चले, सिर्फ आप पहला याद रखें, पहली विधानसभा नंद कुमार साय जी, द्वितीय विधानसभा स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी, ठीक। तृतीय विधानसभा रविंद्र चौबे, ये थोड़ा सा वो हो गया, तृतीय विधानसभा रविंद्र चौबे, ठीक। चतुर्थ विधानसभा टीएस सिंहदेव, ठीक। पांचवी विधानसभा, इसमें क्यों न्यूज़ में है, यहाँ पर 2 ठोक हो गए, है ना, या 2 लोग हो गए। 2019 से 22 तक कौन थे, धर्मलाल कौशिक जी, है ना, 2019 से 22 तक कौन थे, धर्मलाल कौशिक जी। अब कौन नए बने हैं, नारायण चंदेल। अब नारायण चंदेल न्यूज़ में है तो इनका आपको विधानसभा क्षेत्र याद होना चाहिए, है ना। आपको जरूरी नहीं कि यही पूछे कि नए नेता प्रतिपक्ष कौन है, अब आपको नारायण चंदेल जी का क्या पूछ सकता है, विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। तो इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है, जांजगीर चांपा,
ये क्वेश्चन आया तो आपको पहला पूछ सकता है, या आपको यहाँ से 4 ठो उठाएगा और यहाँ पर 4 ठो आप बोलेगा कि आप इसको मिलान करिए। समझ में आ रहा है? प्रथम विधानसभा यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष, 4 सूची इधर, 4 सूची इधर। अब आपको क्या दे देगा? मिलान करिए। ठीक है, जब आप मिलाने वाला जो क्वेश्चन देखते हैं वैसा। तो क्वेश्चन ऐसे वैरायटी है। संविधान में कहीं भी नेता प्रतिपक्ष का पद उल्लेखित नहीं है ना? संविधान में कहीं भी नेता प्रतिपक्ष बताया नहीं गया। अब इसको समझिए, क्या है? विपक्ष के नेता, या इसी को आप क्या बोलते हैं? नेता प्रतिपक्ष। ऐसे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदन का विपक्ष का नेता या नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी जाती, जिसने सदन की कुल सीटों का कम से कम 10वें हिस्से पर विजय हासिल की हो। एक सेट किया गया क्राइटेरिया कि अपन किसी को मानेंगे। समझ में आ रहा है? एक तो चलिए कि अभी बीजेपी के पास में पूर्ण बहुमत है तो वो तो गवर्नमेंट है ही, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष के लिए भी तो कोई चाहिए। तो एक अपन क्राइटेरिया सेट किया कि किन को अपन क्या कर सकते हैं? नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं, है ना? तो पहला क्राइटेरिया क्या रखा गया है? 10वां हिस्सा हो। ठीक, वह सरकार की क्या है? नीतियों की क्या? रचनात्मक आलोचना करता है ना? रचनात्मक आलोचना मतलब भाई बताएगा कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका क्या है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना? इसका कारण क्या है? कारण पूछ सकता है। ठीक, और वैकल्पिक सरकार भी क्या है? प्रदान करता है। खैर वैकल्पिक सरकार प्रदान करने वाला तो बात ठीक है। ठीक, देखो दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को वर्ष 1977 में क्या है? वैधानिक मान्यता दी गई। संवैधानिक नहीं, वैधानिक। संवैधानिक अलग होता है और वैधानिक अलग होता है। ठीक है, संवैधानिक मतलब होता है जो इसका संविधान में उल्लेख हो, और वैधानिक मतलब जो आप विधि बनाकर क्या किए उसको लाए हैं। ठीक है, तो इसको क्या है? 1977 में क्या दिया गया है? वैधानिक मान्यता। विपक्ष के नेता का उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, विपक्ष के नेता का उल्लेख संविधान में नहीं है। यहां से क्वेश्चन उठाएगा व्यापम। ठीक है, संविधान के अनुसार प्रॉपर बेयर एक्ट से क्वेश्चन उठाता है व्यापम कि भाई उस अनुच्छेद में लिखा क्या है ना? उस अनुच्छेद में लिखा क्या है, ऐसे क्वेश्चन उठाने लग गया व्यापम। आप वन लाइनर नहीं पूछता, आप प्रॉपर संविधान में जो अनुच्छेद में लिखा हुआ ना उससे क्वेश्चन उठाएगा कि इसके अनुसार क्या प्रावधान। समझ में आ रहा है? अब टेंडेंसी बिल्कुल व्यापम चेंज कर दिया है। छत्तीसगढ़ वगैरह में व्यापम अब बहुत तगड़े लेवल के क्वेश्चन सेट करने लग गया है। ऐसा नहीं कि आसान आपको भाग पूछ ले, अनुच्छेद पूछ ले, अनुसूची पूछ ले, नहीं। अब वो बच्चों जैसा हो गया उनके लिए। अब कंपटीशन भी बढ़ गया है और आपके एग्जाम का लेवल भी उठ गया काफ़ी। ठीक है, तो संविधान में उल्लेख है क्या? नहीं। ठीक, संविधान में उल्लेख नहीं है। बाकी ये समझ गए कब से अपन इसको वैधानिक मान्यता दी है? 1977 से। अब देखिए इसमें क्या बोला है? कम से कम 10वां हिस्सा जीता हो, लेकिन कांग्रेस के पास में है क्या? लेकिन फिर भी अपन क्या है? बनाए हैं, है ना? फिर भी अपन क्या किए हैं? बनाए हैं। कांग्रेस के पास अभी 10वां सीट है भी नहीं, है ना? 54 अगर आप 545 मान के चलते भी हैं तो कांग्रेस के पास है क्या इतना सीट? नहीं, लगभग 40, 44, 42 में है कांग्रेस। फिर भी अपन क्या किए हैं? अधीर रंजन चौधरी जी को क्या है? विपक्ष का नेता बनाए। और इस विपक्ष के नेता को क्या है? इसमें डाला हूँ क्या मैं? लिखा है। इनकी सैलरी वगैरह भी क्या होती है? मंत्री के बराबर होती है। जैसा अपन मंत्री बनाते हैं ना, कैबिनेट मंत्री और जो हमारे मंत्री है, तो इनकी सैलरी वगैरह भी क्या है? थोड़ा सा अन्य सांसदों से उठाकर अपन क्या करते हैं? इनको मानते हैं। क्लियर है? शायद लिखा हो, इसमें लिखा हो ना, ग्रीन वाले में ना। हाँ, कैबिनेट मंत्री के बराबर क्या है? वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं की क्या है? हकदार है। समझ में आ गया? तो नेता प्रतिपक्ष से क्वेश्चन व्यापम उठाएगा तो संविधान में घुस जाएगा। ठीक, दूसरा उठाएगा तो आपको 4 विधानसभा क्षेत्र और 4 आपके मंत्री, आपको बोलेगा मिलान करिए। ठीक है, या तो ये दे सकता है उनका टर्म बताइए। अगर प्रथम चतुर्थ विधानसभा ना देखिए, क्वेश्चन और टफ करना हो उसको, तो कैसे कर सकता है? देखिए ये देखिए, आपको ये नहीं देगा। ठीक है, आपको ये नहीं देगा, आपको ये देगा और ये दे सकता है ना? प्रथम विधानसभा द्वितीय विधानसभा लिख के ना दे, आपको क्या दे देगा? टाइम दे सकता है। क्लियर है? डरना नहीं है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का वैरायटी कैसे सेट करने वाला करता है। ठीक, डरना नहीं है इस चीज़ से। और कायदे से आप अगर विधानसभा का टाइम पीरियड जानते तो आप कनेक्ट कर लेंगे उससे। बस आपको मंत्री का क्रम याद होना चाहिए। पहले कौन? नंद कुमार साइज। ठीक, उसके बाद कौन? उसके बाद पूरे कांग्रेस की गवर्नमेंट देखेंगे आपको, क्योंकि 15 साल तक बीजेपी रही। तो अब 3 बार कौन है? महेंद्र कर्मा जी, उसके बाद रविंद्र चौबे जी, उसके बाद टी.एन. सिद्धू जी। अब उसके बाद जैसी सरकार बदली, कौन आए? धर्मलाल कौशिक, ये बीजेपी के हैं, है ना? भाई अपोजिशन का नेता तो अगली पार्टी का ही होगा। क्लियर है?
तो ये आपका क्या, नेता प्रतिपक्ष। अब आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट हो गया, पीयूष जायसवाल। पीयूष जायसवाल, इनका क्या है, एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स कहने का मतलब खगोल वाला बात है ना, खगोल शास्त्र नहीं, खगोल भौतिकी आप जिसको बोल सकते हैं, है ना। एस्ट्रोफिजिक्स में इनकी किताब का नाम क्या है, वेलोसिटी मिस्ट्री। 29 अगस्त 2022 को कौन किए विमोचन, भूपेश बघेल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन, पीयूष जायसवाल। इनका फील्ड क्या है जिसमें ये बुक लिखे हैं, एस्ट्रोफिजिक्स। बुक का नाम क्या है, वेलोसिटी मिस्ट्री, वेलोसिटी मिस्ट्री। खास ये है कि इनको अब दर्ज नाम किस में दिया गया है, गोल्डन बुक ऑफ। अब देखिए 24 अगस्त, ये छोड़िए हमारी किताब लिखी। अब ये देखिए, अमेरिका के इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च ने डायरेक्टर की या डॉक्टरेट की क्या है, मानद उपाधि से क्या है, नवाजा है। मानद उपाधि क्या होती है नहीं डॉक्टर नहीं, देखिए क्या होता है, मान के चलिए कि आप किसी कॉलेज में गए हैं, मान के चलिए आप क्या करने के लिए, बीटेक करने के लिए गए हैं, है ना। तो आप प्रॉपर 4 साल पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे, पास होंगे, तब आपको क्या दी जाएगी, डिग्री दी जाएगी। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल समझा रहा हूँ, सिर्फ समझिए। मानद की उपाधि क्या है, मान के चलिए कि आपने कोई उत्कृष्ट कार्य कर दिया, है ना, मतलब उल्लेखनीय, बिल्कुल सराहनीय कार्य आपने ऐसा कर दिया उस क्षेत्र में कि इस कॉलेज को लगा कि नहीं भाई, इस व्यक्ति को क्या देना है, हमको इस बीटेक की उपाधि देनी। ऐसे इनका नियम क्या है कि 4 साल आप पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके बाद में आपको क्या दी जाएगी, बीटेक की उपाधि। लेकिन अगर आपके कार्य इतने सराहनीय है, अगर उस कॉलेज को लग रहा है, तो वो क्या कर सकता है, आपको उपाधि दे सकता है बीटेक की, या वो डिग्री आपको नवाज सकता है। तो उसको आप क्या बोलते हैं, मानद। आपके उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर आपको क्या जब दे दिया जाता है, वो डिग्री दे दी जाती है, तो आप क्या कहलाते हैं, मानद। इसलिए आप बार बार मानद सुनते हैं, है ना। लता मंगेशकर जी को मानद की उपाधि दी गई, है ना। अब वो जाके कॉलेज में पढ़ा लिखा है तो की नहीं है, लेकिन फिर भी वो कॉलेज उनको लगा ना कि हाँ इनको देना चाहिए हमारे साइड से, है ना, ऐसा। तो कौन दिया है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च ने क्या है, डॉक्टरेट, है ना, डॉक्टरेट की क्या दी है, मानद उपाधि। ठीक है, आप अपने नाम के सामने डॉक्टर जायसवाल लिख सकते हैं, क्लियर है। तो नाम कौन है, डॉक्टर पीयूष जायसवाल। फील्ड क्या है, एस्ट्रोफिजिक्स, है ना, एस्ट्रोफिजिक्स। और उनकी किताब का नाम क्या है ना, वेलोसिटी मिस्ट्री। आप ये क्वेश्चन उठाएगा तो ऐसा लगेगा कहाँ से पूछ लिया, है ना, ऐसा लगेगा ना कि कौन है और कहाँ से पूछा है इसको, लेकिन ये आपके कहाँ, छत्तीसगढ़ से ही रिलेटेड है। आपको जिले में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, जिला रायपुर भी मिल सकता है ना, और गरियाबंद, है ना। मैं 2 जगह चेक किया तो मिक्स मिला मेरे को, है ना, 2 जगह चेक किया तो मिक्स मिला, कहीं पर रायपुर भी मिला है और कहीं पर गरियाबंद। खैर ठीक है। अब देखिए, यंगेस्ट टू ऑथर बुक ऑन एस्ट्रोफिजिक्स टाइटल के साथ उनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या किया गया है, दर्ज किया गया है। क्यों, क्योंकि इतनी कम उम्र में क्या किया उन्होंने, उस फील्ड में क्या कर दिया, बुक लिख दिया, जिसको भाई यूएसए की संस्था ने क्या दे दी, मानद की उपाधि दे दी, और उनका नाम कहाँ शामिल हो गया, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये हकदार हैं किसके, क्वेश्चन बनने के। ठीक है, इतना सराहनीय और उल्लेखनीय काम किया तो क्वेश्चन बनने के क्या है, हकदार है। कौन, पीयूष जायसवाल। किताब का नाम वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी, क्लियर। देखिए यहाँ पर लिखा ना, 13 वर्ष की उम्र में क्या किया, इस बुक को लिखा, क्लियर। पीयूष जायसवाल। मेन क्या है, फील्ड कौन सी है, एस्ट्रोफिजिक्स। फील्ड को तो फिर भी मारिए गोली, बुक पूछ सकता है आपको, है ना। या कौन सी संस्था ने इनको क्या दिया है, डॉक्टरेट की क्या है, मानद उपाधि दी है, क्लियर, ये भी पूछ सकता है। अब कौन है, ये देखो, पीयूष क्या है, नासा के ओलंपियाड में गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। ठीक है, नासा के ओलंपियाड में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। तो आप क्वेश्चन नहीं बनेंगे, नहीं अपमान है अगर क्वेश्चन ना बने इन पे तो। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, पीयूष का सिलेक्शन राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2023 के लिए भी किया गया है। जब इतनी सारी चीज़ें तो क्वेश्चन तो उठना तय है। ठीक है, किसी ना किसी जगह से क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है, क्लियर। और आपके छत्तीसगढ़ से हैं तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब अगले न्यूज़ में है, क्लियर था वाला न्यूज़, पीयूष जायसवाल। छत्तीसगढ़ के 3 गौठानों को क्या है, प्रोत्साहन राशि। अब गौठान आ गया तो आपके लिए कौन सी योजना महत्वपूर्ण हो जाएगी, गोधन न्याय योजना, है ना, गोधन न्याय
योजना, ठीक है, क्या है 20 जुलाई 2020, ठीक है, सब 2020 है, ठीक है, सब 2020 है। तो जरूरी नहीं कि ये आया तो आपको यही पूछे किनको दिया गया, आपको अब सीधा पूछ लेगा गोधन न्याय योजना कब शुरुआत की गई, 20 जुलाई 2019। और इसी में एक ठो नारा दिया गया था, क्या, नरवा घुरवा बाड़ी, है ना, 4 चिन्हारी कौन से, नरवा घुरवाओ, क्या क्या मतलब होता है, हाँ नहर, भाई नाला नहीं हाँ, और खाद बनाने, कचरा नहीं, वो भी अलग है और बाड़ी, अब अपने आंगन में क्या है, ठीक है, बाड़ी। नरवा का क्या है, नहर विकास करना, है ना, और गरवा का क्या है, गाय, है ना, और बाड़ी का क्या है, आप अपने आंगन में, आपके जो पीछे क्या है, बाड़ी का विकास करना। अभी मैं बताया ना, गवर्नमेंट की एक और पहल क्या थी, केमिकल फार्मिंग से आपको कहाँ आना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर, क्योंकि गांव क्षेत्र में अब क्या हो रहा है, धीरे से कैंसर की समस्या बढ़ती जा रही है पेस्टिसाइड्स की वजह से और सारी चीज़ों की वजह से। तो गवर्नमेंट बोली कि भाई अपने खाने लायक तो कम से कम अपने घर में उगा लो, ये धनिया मिर्ची लेने थोड़ी जाना है बाहर, बोले घर में लगा लो, बोले, है ना, बोले पुदीना पत्ता मांगने बाजू वाले घर जा लो, अपने घर लगा लो, ठीक। अब इसमें क्या दिया है, इसी के चक्कर में देखिए, नरवा के लिए तो गवर्नमेंट काम कर रही है, अब गरवा लोग के लिए क्या काम है, गौठान बनाई, है ना, गौठान बनाई। गौठान का कहने का मतलब बिल्कुल बाड़ तैयार की, वहाँ पर उनके लिए पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, शेड वगैरह सारा का सारा व्यवस्था की इनके लिए क्या है, और इसको आप क्या बोले, गौठान, है ना, इसको आप क्या बोले, गौठान। यहाँ पर क्या होगा, गायों को रखा जाएगा, मान के चलिए शेल्टर है, अभी गाय रोड में घूम रही है तो यहाँ रखेंगे। बस इसी क्रम में क्या हुआ, 3 गौठानों को क्या दिया गया है, प्रोत्साहन राशि, उनके अच्छे कार्य के लिए, अच्छे मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। यही गौठानों से क्या होता है, वर्मिंग कंपोस्ट तैयार किया जाता है। जैसे यहाँ पर गाय कलेक्ट है तो यहाँ से इनका गौमूत्र इकट्ठा करेंगे, गोबर है तो उससे अपन क्या करेंगे, उस गोबर को वर्मिंग कंपोस्ट में बदलेंगे या कंपोस्ट बनाएंगे, और उस कंपोस्ट को अपन क्या करेंगे, फिर बाहर सेल करेंगे। तो इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए 3 गौठान, कौन कौन सा, केसरा गौठान, ये कहाँ पर है, पाटन, दूसरा कहाँ है, चटौद, ये कहाँ है, आरंग, और तीसरा कहाँ है, डोंडे हरनगढ़, ये कहाँ है, कोयलीबेड़ा, जिला कांकेर। तो इनको क्या है, प्रोत्साहन राशि दी गई इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि केसरा गौठान कौन से विकास खंड से संबंधित है, ठीक। ये 3 की जगह एक और नाम दे देगा, एक नाम और कैसा घुमा सकता है, ये 3 गौठान के साथ पिछले बार गौमूत्र की खरीदी कौन से गौठान से किया गया था, यही था क्या यही तो था क्या, तो वो क्या था, ठीक है। अब देखिए घुमा कैसे सकता है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन किसी और गौठान का नाम दे देगा, अब बोल देगा 3 में से किसको प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है, ठीक है, इन 3 में से किसको प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है, क्लियर है। तो वैसा भी कर सकता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, केसरा गौठान, और जैसे ही गौठान नाम आया तो आपके लिए योजना कौन सी इंपॉर्टेंट होगी, गोधन न्याय योजना, ठीक है, गोधन न्याय योजना, क्योंकि गौठान निर्माण आप कौन से कहाँ से शुरुआत किए हैं, गोधन न्याय योजना। भाई सराहनीय योजना है, बहुत ज़बरदस्त योजना है गवर्नमेंट की, है ना। इससे पहले गवर्नमेंट शायद ध्यान नहीं दी थी, लेकिन ये बहुत अच्छी योजना, और इसका क्या है, राष्ट्रीय स्तर में क्या है, प्रोत्साहन मिला है इसको, ठीक। और क्या बच गया, आप देखो 3 स्थलों का नाम क्या किया है, परिवर्तन, है ना, 3 जो जगह थे उनका नाम क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया। पहला क्या है, चंदखुरी, है ना, पहला क्या था, चंदखुरी, रायपुर चंदखुरी, डीएसपीएस भी बनेंगे तो वहीं ट्रेनिंग करने जाना है ना। तो इसका नाम अब क्या कर दिया गया है, माता कौशल्या धाम चंदखुरी, ठीक है। अब उस चंदखुरी को नॉर्मल चंदखुरी आप नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, माता कौशल्या धाम चंदखुरी। यहाँ पर माता कौशल्या का मंदिर भी है ना, काफ़ी अच्छा मंदिर, ठीक। दूसरा गिरौदपुरी, इसको आप क्या बोले, बाबा गुरु घासीदास धाम, ठीक है, बाबा गुरु घासीदास धाम। उसके बाद क्या है, सोना खान, इसका नाम क्या है, शहीद वीर नारायण सिंह धाम। इतिहास पढ़ लिए हैं, कौन है शहीद वीर नारायण सिंह, ये पक्का क्रांति वाले थे कि क्रांति से पहले के थे कि बाद के थे, 1857 की क्रांति के आप पहले शहीद किनको मानते हैं, वीर नारायण सिंह जी को, ठीक है। ये भी अपनों द्वारा ही मारे गए, ठीक है, इनको भी ले डूबे अपने ही, है ना, जैसे गौरी को जयचंद ले डूबा ना, इसको अपने ही ले डूबे, ठीक है, क्लियर है। तो 3 जगह का नाम चेंज किया गया, क्या, चंदखुरी। अब देखिए ऐसा नहीं कि आपको पूछेगा कि इसका नाम क्या है या क्या नाम
चेंज किया गया। अब ये जगह न्यूज़ में आ गया ना, तो आपकी क्या महत्व है वो पूछ सकता है आप। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं अभी तो बच्चों जैसे क्वेश्चन हो जाएगा कि इसका नाम क्या बदल के रखा गया, तो बोले वाह ये पूछेगा ऑप्शन में माता कौशल्या धामचंद पुरी, ऐसी बन जाएगा। ऐसा नहीं, अब वो घुमा देगा, बोले पिछला जगह जोड़ देगा, बोले क्यों फेमस है, क्या है यहाँ पर, ठीक है ना। ननिहाल है, इसलिए आप बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ क्या है, राम जी का ननिहाल है, तो माता कौशल्या यहीं की थी, ऐसा आप मानते हैं। उसके बाद गिरौदपुरी, तो आपको कहाँ लेके चले जाएंगे, गुरु घासीदास बाबा में, तो वहाँ से ना होके कहीं और से जोड़ देंगे उनको, ठीक। उसके बाद सोना खान, अब ये सोना खान आया है तो जरूरी क्या कि ये पूछे, अब यहाँ से हिस्ट्री से लेके चला जाएगा आपको, यहाँ कहाँ लेके चला जाएगा, हिस्ट्री में, ठीक है। थोड़ा सा डीप में चला जाएगा क्वेश्चन, आप तो डीप वैसे ही जा रहे हैं, तो हिस्ट्री में थोड़ा डीप में जा सकता है। क्लियर है। लास्ट न्यूज़ क्या है आपका, नारायणपुर का मावली मड़ई, या इसी को आप मेला भी कहते हैं। नारायणपुर का क्या है, मावली मड़ई या मेला, प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के पहले बुधवार को मावली मड़ई, मावली माता होती है, उन्हीं के दरबार में जो क्या है मड़ई सस्ता है या मेला जो सस्ता है उसको बोलते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से जिले से संबंधित है, नारायणपुर। क्यों इंपॉर्टेंट आ गया ऐसा न्यूज़ में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं ना, काम की बात कम करते हैं, मन की बात ज़्यादा करते हैं, है ना। तो उसी मन की बात में किनका उल्लेख किए थे, मावली माता के मड़ई का, कि भाई आपको क्या करना चाहिए, क्षेत्र में जाकर देखना चाहिए। बहुत पुरानी ये मड़ई आता है, चलता आ रहा, तो आप क्या करें, इस क्षेत्र में जाएं और देखें वहाँ का कल्चर, है ना। तो इस वजह से न्यूज़ में आया। तो ये मावली मड़ई कहाँ होता है, आपके नारायणपुर में, ठीक है। ठीक है, तो आपके लिए इतना ही कम से कम इंपॉर्टेंट है कि मावली मड़ई, और न्यूज़ में क्यों आ गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी उसको क्या कर दिए थे, अपने मन की बात मिला दिए थे, ठीक है। बाकी और इस गांव के आसपास के लोग आते हैं, ये सारा चीज़ वो काम करनी है आपके लिए इंपॉर्टेंट। फैक्चुअल में क्या है, नारायणपुर का क्या, मावली माता या मावली मड़ई। क्लियर हो गया क्या, इतना ही था। तो ये था आपका क्या, अगस्त, जितना काम का था या जितना इंपॉर्टेंट था वो आपके लिए अभी क्लियर।